नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INA चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम बात करेंगे मरकज़ी हुकूमत की, जिसने स्कूल्स खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने आज 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई आर्जी तौर पर शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। 21 सितंबर से क्लासेस में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। वज़ारत ने कहा कि स्कूल अपने यहाँ पढ़ाई शुरू करने का फ़ैसला लेने के लिए आज़ाद हैं। क्लासेस अलग अलग टाइम स्लॉट में चलेंगी और कोरोना के अलामात वाले तुलबा को एंट्री नहीं दी जाएगी। टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टाफ को 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। फेस कवर पहनने, छींक आने पर मुंह पर हाथ रखने, खुद की सेहत की मॉनिटरिंग करने और थूकने जैसी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल में तुलबा को आने के लिए उनके वालिदैन से तहरीरी मंजूरी यानी रिटन परमिशन लेना ज़रूरी होगा। तुलबा अपने लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग और इन्फेक्शन का ध्यान रखना होगा। जिम का इस्तेमाल गाइडलाइंस के लिहाज से कर सकते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और इवेंट्स नहीं होंगे। तुलबा किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन, वाटर बॉटल जैसी चीज़ें शेयर नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल के वक्त तुलबा अलग अलग सेशन में जाएंगे। ज़्यादा तुलबा को एक साथ लेबॉरेटरी में नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं स्कूलों के लिए गाइडलाइंस में तुलबा की पढ़ाई के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट्स होंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग का भी इंतज़ाम करना होगा। स्कूल खोलने से पहले पूरे प्रेमिसेस, क्लासरूम, लेबॉरेटरी, बाथरूम को सैनिटाइज करना होगा। जिन स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, उन्हें अच्छी तरह सैनिटाइज करवाना होगा। 50% टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। तुलबा के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जगह कॉन्टैक्ट लेस अटेंडेंस का इंतज़ाम करना होगा। ख़तार के लिए ज़मीन पर 6 फुट की दूरी पर मार्किंग करनी होगी। ये इंतज़ाम स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह होगा। पल्स ऑक्सीमीटर का इंतज़ाम ज़रूरी होगा ताकि एसिम्प्टोमेटिक शख्स का ऑक्सीजन लेवल जांचा जा सके। साफ़ सफाई करने वाले मुलाजमीन को थर्मल गन, डिस्पोजल पेपर टॉवल्स, साबुन, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन देना होगा। टीचर्स, मुलाजमीन को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र मुहैया कराने की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की होगी। ढका हुआ डस्टबिन होना चाहिए और कूड़ा फेंकने का सही निज़ाम होना चाहिए। सफाई कर्मियों को काम पर लगाने से पहले सही तरह से ट्रेन करना होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक क्वारंटाइन जोन से तुलबा, टीचर्स या मुलाजमीन स्कूल नहीं आ सकेंगे। सिम्टोमेटिक तुलबा को स्कूल में आने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। अगर कोई बीमार है तो उसे किसी भी हालत में स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। रेटिंग एजेंसी फिच ने इम्कानात जाहिर किए हैं कि रवां माली साल यानी 2020-21 में हिंदुस्तानी मईशत में 10.5% की कमी वाक़ई हो सकती है। इसका मतलब यह है कि GDP की शरह नमो ग्रोथ रेट 10.5% गिर सकती है। ख्याल रहे कि कोरोना बहरान के दौरान मुल्क की जून तिमाही की GDP में 23.9% कमी वाक़ई हुई है। हिंदुस्तान की जदीद तारीख में यह किसी तिमाही की सबसे बड़ी गिरावट है। मार्च में आए सख्त लॉकडाउन की वजह से मईशत को इस ज़बरदस्त गिरावट का सामना करना पड़ा। फिच ने मईशत के दोबारा खुलने के बाद अक्टूबर से दिसंबर की तीसरी तिमाही में GDP में बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन इस बात के आसार हैं कि बेहतरी की रफ्तार सुस्त और नाहमवार होगी। गौरतलब है कि अप्रैल तक जून की तिमाही में मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार तकरीबन 23.9% की कमी वाक़ई हुई है। इसके पेश नज़र माहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि मईशत के लिए दूसरा रिलीफ पैकेज जारी किया जाना चाहिए। हुकूमत एक और बड़ा इमदादी पैकेज ला सकती है, लेकिन यह गालिबन इस वक्त मुमकिन नहीं है जब तक कि कोरोना वैक्सीन मार्केट में नहीं आती। पहले तिमाही में हकीकी GDP 26,90,000 करोड़ रुपए की रही, जबकि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत में ये 35,35,000 करोड़ रुपए थी। इस तरह से इसमें 23.9% की कमी वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता साल इस अरसे के दौरान GDP में 5.2% का इजाफा हुआ था। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मंगल के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो सरकारी शोबे की कंपनियों की निजीकारी के जरिए ख़जाने को भरने में मसरूफ़ हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी जी सरकारी कंपनी फ़रोख्त मुहिम चला रहे हैं। अपनी माशी बदहाली की तलाफ़ी के लिए मुल्क के असासों को थोड़ा थोड़ा करके फ़रोख्त किया जा रहा है।
लोगों के मुस्तकबिल और एतमाद को ताक पर रखकर LIC फरोख्त करना मोदी हुकूमत की एक और शर्मनाक कोशिश है। इसके साथ उन्होंने एक खबर भी शाये की जिसमें लिखा है कि LIC 25% हिस्सेदारी फरोख्त करके खजाना भरेगी हुकूमत। साउथ कोरियन कंपनी PUBG कॉरपोरेशन ने अपने पॉपुलर गेम प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स यानी PUBG को फिर से हिंदुस्तान लाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके लिए PUBG कॉरपोरेशन ने चीनी कंपनी टेंसेंट से नाता तोड़ दिया है। कंपनी ने एक ब्लॉग में कहा है कि उसने चीनी कंपनी टेंसेंट गेम्स से पब्लिशिंग राइट्स खत्म कर दिए हैं। PUBG के इस कदम के बाद माना जा रहा है कि वो टेंसेंट गेम्स के साथ इन्वेस्टमेंट समेत बाकी रिलेशंस भी खत्म कर सकती है। मरकजी हुकूमत ने सिक्योरिटी रीजन से 2 सितंबर को चीन की कंपनियों से जुड़े 118 ऐप पर बैन लगाया था। इसमें पॉपुलर गेम PUBG भी शामिल था। इन ऐप्स पर हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र बैन लगाया गया था। हुकूमत ने PUBG के मोबाइल वर्जन पर बैन लगाया था। इसमें फुल और लाइट दोनों वर्जन शामिल हैं। हुकूमत अब तक चीन से जुड़े 224 ऐप पर बैन लगा चुकी है। PUBG कॉरपोरेशन ने अपने ब्लॉग में कहा कि बदले हालातों में कंपनी ने PUBG मोबाइल फ्रेंचाइजी की पब्लिशिंग की जिम्मेदारी खुद लेने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा कि हम आगे हिंदुस्तान के यूज़र्स को PUBG जैसा फील देने के लिए ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं। हम अपने यूज़र्स को एक हेल्थी गेम प्ले एटमॉस्फेयर देने की पूरी कोशिश करते हैं। PUBG गेम को साउथ कोरिया की कंपनी PUBG कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है। ये गेम PC, Xbox और प्ले स्टेशन पर है। हालांकि इस गेम का मोबाइल वर्जन चीनी कंपनी टेंसेंट होल्डिंग्स की सिस्टर कंपनी टेंसेंट गेम्स के साथ मिलकर बनाया गया है। मोबाइल पर PUBG के फुल फ्लेज और लाइट वेरिएंट मौजूद हैं। PUBG कॉरपोरेशन ने कहा कि वो हिंदुस्तान में PUBG मोबाइल और PUBG मोबाइल लाइट पर हालिया बैन के बाद नज़र बनाए हुए है। कंपनी का कहना है कि PUBG कॉरपोरेशन हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से लगाए गए बैन का एहतराम करती है। प्लेयर्स के डेटा की हिफाजत कंपनी की पहली तरजीह है। कंपनी ने कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर मसले को हल करने में जुटे हैं ताकि गेमर्स एक बार फिर से हिंदुस्तानी कानूनों और रेगुलेशंस के साथ PUBG का लुत्फ ले सकें। PUBG दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम्स की लिस्ट में टॉप 5 में है। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में PUBG को 73 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है। इसमें से 17 करोड़ 50 लाख बार यानी करीब 24% बार हिंदुस्तानियों ने डाउनलोड किया है। इस हिसाब से PUBG खेलने वालों में हर 4 में से एक हिंदुस्तानी है। गेमिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाला गेम है PUBG। सेंसर टावर के मुताबिक अभी तक PUBG $3 अरब यानी 23,745 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमा चुका है। PUBG का 50% से ज़्यादा रेवेन्यू चीन से ही मिलता है। जुलाई में PUBG ने $208 मिलियन या 1,545 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है। यानी जुलाई में PUBG ने हर दिन 50 करोड़ रुपए कमाए हैं। PUBG पर बैन के बाद कई देसी कंपनियों ने भी ऐसा ही गेम लाने की तैयारी की है। इस बीच बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने PUBG की तर्ज पर फौजी गेम लाने का ऐलान किया है। अक्षय कुमार ने अपने इस गेम का पोस्टर भी जारी कर दिया है। ये गेम अक्टूबर के ख़त्म तक लॉन्च हो सकता है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,75,55,951 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,96,54,316 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,97,919 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अभी 70,03,716 मरीजों का इलाज चल रहा है। उनमें से 60,280 की हालत तशवीशनाक है। यह आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 73,521 कोरोना मुतासरीन की शिफायाबी से कौमी औसत सतह पर रिकवरी की शरह बढ़कर 77.65% हो गई है। मंगल के रोज़ सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 73,521 अफराद जानलेवा वबा से सेहतमंद हो चुके हैं, जिससे अब तक कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद बढ़कर 33,23,950 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 75,809 केसेस रिपोर्ट होने से अब तक जानलेवा वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 42,80,422 हो गई है।
ताहम 7 सितंबर को 73,521 मुतासरीन के शिफायाब होने और 1133 मरीजों की मौत से कोरोना वायरस के 1155 एक्टिव केसेस सामने आए हैं। इस वक्त मुल्क भर में 8,83,697 कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस हैं। शिफायाबी की शरह में बिहार सरेफहरिस्त है। बिहार में सेहतमंद होने वालों की शरह 89% है। इसके अलावा दिल्ली में ये शरह 87% है, तमिलनाडु में 87%, मगरबी बंगाल में 85%, राजस्थान में 83% और गुजरात में 81% है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2,392 नए मामला सामने आए हैं और 11 अफराद की मौत हुई है। इतवार और पीर के दरमियान इस मोजी वायरस से 2,346 मरीज रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रुबे सेहत होने वालों की तादाद 1,12,587 हो गई है, जबकि रुबे सेहत होने की शरह 77.5% हो गई है, जो रुबे सेहत होने की कौमी शरह 77.54% के मसावी हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 60,923 नमूनों की जांच की गई है और 1,606 रिपोर्ट्स का इंतजार है। जीएचएमसी हुदूद में ज़्यादा मामलात जारी हैं, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 304 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। हिंदुस्तान में आलमी वबा कोविड-19 के रोज़ाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड नए मामलों के साथ 7 सितंबर को कोरोना वायरस नमूनों की तादाद 5 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। मंगल यानी 8 सितंबर को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 7 सितंबर तक मजमूई तौर पर 5,65,128 नमूनों की जांच की जा चुकी है। पहली बात तो ये कि हमने अब तक देश में 5 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। विश्व में हमसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला केवल अब एक देश है। पिछले एक सप्ताह में अगर आप देखें तो हमने प्रतिदिन औसतन 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या देखें, जो लोग ठीक हो गए हैं, वो 33 लाख से ज़्यादा हैं। और पिछले 24 घंटों में हमने देश की हाईएस्ट सिंगल डे रिकवरी रिकॉर्ड की है, जिसमें कि 73,642 लोग रिकवर हुए हैं। और जो केस फर्टिलिटी रेट है वो लगातार घट रहा है। आगे इस प्रेजेंटेशन में हम आपको दिखाएंगे कि देश का केस फर्टिलिटी रेट अभी 1.70% है। 1.70% इज़ द केस फर्टिलिटी रेट compared to the global case fertility rate which is 3.40. आइए अब रुख करते हैं उस खबर का जो आपको चौंका देगी। कोरोना की वबा के फूट पड़ने के बाद जहां एक तरफ लोग खौफजदा हैं, वहीं बाज़ हॉस्पिटल्स की जानिब से उसे कमाई का जरिया बना लिया गया है। इलाज के नाम पर ज़्यादा रकम वसूल करने के वाक़यात तो आए दिन पेश आ रहे हैं, लेकिन रियासत आंध्र प्रदेश के एक हॉस्पिटल में तो तमाम हदें पार कर दी गई। शायद आपको याद होगा कि चंद साल कबल एक फिल्म आई थी जिसमें दौलत के लालची डॉक्टर्स की जानिब से मुर्दे के इलाज का मंजर दिखाया गया। शायद ये फिल्म गब्बर इज़ बैक थी, जिसमें अक्षय कुमार ने अहम रोल अदा किया था। वो फिल्म देखने में तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, ये वाक़या सुनकर भी आपको अजीब व गरीब लगा होगा, लेकिन इस फिल्म में तल्ख हकीकत को उजागर किया गया था। उसी तरह का डॉक्टर्स की लूट खसुट का वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी के एल्लूर में देखने में आया। कोरोना से मुतासिर शख्स को इलाज के लिए जुलाई के महीने में एनआरपेट में वाक़ मुरली कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। इलाज के नाम पर उससे 2 लाख रुपए वसूल किए गए। इंकशाफ हुआ है कि मरीज के फौत होने के बाद भी इंजेक्शन के नाम पर उसके रिश्तेदारों से 32,500 रुपये वसूल किए गए। मुतवफ़ी के बेटे ने डॉक्टर्स की लूट खसूट के खिलाफ 3 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उसने इल्ज़ाम आयद किया कि उसके बाप के मरने के बाद भी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने उन्हें जिंदा बताते हुए रकम वसूल की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और डीएसपी डॉक्टर दिलीप करण की निगरानी में पूरे मामले की जांच का आगाज़ कर दिया। कल रात पुलिस ने हॉस्पिटल की इंतजामिया डॉक्टर मुरली कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया और उसे मजिस्ट्रेट के इजलास में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को तिब्बी मायनों के बाद भीमावरम की जेल भेज दिया। कोरोना के इलाज की इजाज़त के बगैर मुतासरीन का इलाज करने और दीगर इल्ज़ामात की बिना पर इस हॉस्पिटल को पहले ही महकमे सेहत के हुक्काम की जानिब से मोहरबंद कर दिया गया है। ख़बलज़ी इस हॉस्पिटल में मरीजों से लाखों रुपए वसूल करने की शिकायत की गई थी, जिस पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ के हुक्काम ने
हॉस्पिटल पर छापा मारते हुए हॉस्पिटल को मोहरबंद कर दिया और मरीजों को इलाज के लिए एलूर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जबकि बाज़ को क्वारंटाइन किया गया। कोरोना बहरान के दौरान कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की जानिब से मरीजों के खौफ को इनकैश किया जा रहा है। ऐसे में लोग जान बचाने के लिए अपना घर बार भी फरोख्त करने पर मजबूर हो चुके हैं। या तो हुकूमत की ऐसे हॉस्पिटल्स पर नज़र नहीं है या फिर जानबूझकर उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये बात समझ में नहीं आती। कोविड-19 में मुब्तला मारूफ भारतीय गुलकार एसपी बाला सुब्रमण्यम 20 दिनों से वेंटिलेटर पर हैं। उनके मद्दाहों के लिए खुशखबरी है कि 1 माह बाद उनका कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। ताहम सांस लेने में दुश्वारी के सबब वो मज़ीद कुछ रोज़ वेंटिलेटर पर रहेंगे। जो खबरें मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक एसपी बाला सुब्रमण्यम को कोरोना टेस्ट मुस्बित आने पर 5 अगस्त को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। ताहम उनकी तबीयत संभल नहीं सकी थी और सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना था, जिस पर उन्हें 14 अगस्त को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था। अपनी मधुर आवाज़ से बॉलीवुड फिल्मों में जादू जगाने वाले मारूफ गुलकार के बेटे चरण एसपी बाला ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने वालिद के मद्दाहों को कोरोना टेस्ट मनफी आने से आगाह करते हुए लिखा कि अब तबीयत बेहतरी की जानिब गामजन है, ताहम फेफड़े काफ़ी मुतासिर हुए हैं, इसलिए चंद रोज़ और वेंटिलेटर पर रहना होगा। कोरोना वायरस के बहरान से जूझ रही दुनिया को रूस की तरफ से राहत की खबरें मौसूल हो रही हैं। रूस ने अपने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का पहला बैच अपने शहरियों के लिए जारी किया। रूसी वजारत सेहत ने यह मालूमात देते हुए कहा कि जल्द ही इलाकाई तरसील का मंसूबा है। इस वैक्सीन को जमालिया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी बराह रास्त इन्वेस्टमेंट फंड RDIF ने तैयार किया है। वजारत सेहत ने कहा कि मेडिकल रेगुलेटर रोजोवो नेटजोर की लेबोरेटरियों में क्वालिटी टेस्ट पास करने के बाद स्पुतनिक वी को सिविल सर्कुलेशन के लिए जारी किया गया है। 11 अगस्त को रूसी वजारत सेहत ने कोविड-19 की स्पुतनिक वी की वैक्सीन रजिस्टर की थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद इसका ऐलान करते हुए कहा था कि उनके मुल्क ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी बेटी को भी इसका इंजेक्शन लगाया गया है। मॉस्को की मेयर सरगई सोबानिन ने इतवार के रोज़ उम्मीद जाहिर की थी कि रूसी दारुल हुकूमत के बेशतर बाशिंदों को चंद माह के अंदर कोरोना वायरस से बचाने के लिए टीके लगाए जाएंगे। वजारत सेहत के मुताबिक जल्द ही मुल्क के दीगर हिस्सों में वैक्सीन का पहला बैच फराहम करने का मंसूबा है। हिंदुस्तान में मजहबी शिद्दत पसंद अनासिर की जानिब से अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को घेर घेर कर मारने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हाल ही में बरेली में चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बासित अली नामी नौजवान को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा गया था और अब दिल्ली से वाबस्ता कैब ड्राइवर आफ्ताब आलम को सवारी बनकर यूपी में कत्ल करने की वारदात अंजाम दी गई है। मकतूल ड्राइवर के अहले खाना का इल्ज़ाम है कि कत्ल करने से पहले आफ्ताब पर जय श्री राम का नारा लगाने और शराब पीने का दबाव बनाया गया था। अहले खाना का यह भी कहना है कि यूपी पुलिस की तरफ से केस में शिद्दत पसंदी के जाविये पर तवज्जो नहीं दी जा रही है और कुछ हक़ाइक़ को रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकतूल आफ्ताब आलम गुज़िश्ता कई सालों से दिल्ली NCR में कैब चलाते थे और वो सवारी को बुकिंग पर लेकर बुलंदशहर गए थे, जहां से लौटते वक्त कुछ लोग ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी में बैठ गए और इतवार की शब उनका कत्ल कर दिया। आफ्ताब दिल्ली के त्रिलोकपुरी के रिहायशी थे और अहले खाना का कहना है कि उनकी मॉब लिंचिंग की गई है, जबकि पुलिस उसे मॉब लिंचिंग मानने को तैयार नहीं है और लूटपाट और कत्ल तक ही महदूद कर देना चाहती है। आफ्ताब आलम के बेटे मोहम्मद साबिर ने मीडिया को अपनी रुदा सुनाते हुए कहा कि उनके वालिद अपनी एक वाकिफ सवारी को लेकर गुड़गांव से बुलंदशहर गए। जब वो उन्हें ड्रॉप करके वापस आ रहे थे तो आगे तक छोड़ने की बात कहते हुए 2-3 लोग ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठ गए। जब उनके वालिद को शक हुआ तो उन्होंने फ़ोन चलाकर अपनी जेब में डाल दिया और उन्होंने उनकी बातचीत को फ़ोन पर रिकॉर्ड किया। मोहम्मद साबिर ने बताया कि वो लोग उनके वालिद से कह रहे थे कि तू मुसलमान है तो क्या हुआ, दारू तो तुझे पीनी पड़ेगी। हमारे यहाँ 10 से 15 मुसलमान रहते हैं, वो भी दारू पीते हैं। इसके बाद उन पर जय श्री राम का नारा लगाने का भी दबाव बनाया गया। इसके कुछ देर बाद ही मोबाइल फ़ोन बंद हो गया। साबिर के मुताबिक उसके बाद वो मेवर वहार थाना पहुंचे और पुलिस को सारी बात बताई। वहां से पता चला कि चिताड़ा नामी
मकाम पर फ़ोन बंद हुआ था। इसके बाद दादरी और सिकंदराबाद पुलिस को गाड़ी को तलाश करने के लिए कहा गया, जो कि बादलपुर से 4 किलोमीटर दूर खड़ी हुई पाई गई। साबिर का कहना है कि गाड़ी तो मिल गई, लेकिन जब तक वो वहां तक पहुंचे उनके वालिद को हॉस्पिटल में मुर्दा करार दे दिया गया था। इंसदाद मंशियात स्क्वाड यानी एनसीबी की जानिब से आज तीसरे दिन भी बॉलीवुड अदाकार रिया चक्रवर्ती के साथ पूछगछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें एक अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की जुडिशल रिमांड में अदालती तहवील में भेज दिया गया। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मंशियात के जाविये पर तहकीकात के ज़िम्मन में इतवार को एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को समन देकर अपने ऑफिस में तलब किया था और उसके बाद से गुज़िश्ता 3 दिनों से उससे मुसलसिल पूछगछ की जा रही थी। वाज़ेह रहे कि रिया का भाई शविक चक्रवर्ती और सुशांत के घर के मैनेजर सैम्यूल मनंदा और घरेलू जो मुलाजिम था दीपेश सावंत पहले ही से एनसीबी की तहवील में है। एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारी अमल में लाई है। दरिया असना सुशांत सिंह राजपूत के वालिद डॉक्टर के सिंह ने डॉक्टर सुजैन वॉकर के खिलाफ मेडिकल काउंसिल में शिकायत दर्ज करवाई है। डॉक्टर सुजैन वॉकर सुशांत का मुआलिज था। उन्होंने सुशांत की जहनी बीमारी के सिलसिले में बयान दिया था और अदाकार को यह भी बताया कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर की शिकायत है। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस में आए दिन नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। जराये के मुताबिक एनसीबी की जानिब से तफ्तीश के दौरान उसने मंशियात लेने का एतराफ़ किया और वो तफ्तीश के दौरान रिया चक्रवर्ती लगातार रोती रही। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया और उसके भाई शविक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। शविक पहले ही मंशियात के मामले में एनसीबी की तहवील में है। उसी के साथ एनसीबी ने रिया की तहकीकात भी जारी रखी। हिंदुस्तान ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने फौजियों की इश्तियाल अंगेज सरगर्मियों को छुपाने के लिए गुमराहकुन बयाना दे रहा है और हिंदुस्तानी फौजियों ने कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से तजावुज़ करने की कोशिश नहीं की। वजारत दिफा ने आज एक बयान जारी करके चीन के उन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उसके फौजी हकीकी कंट्रोल लाइन पर इश्तियाल अंगेज सरगर्मियाँ चला रहे हैं। हिंदुस्तान ने वाज़ेह किया है कि चीनी फौज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जूम की तुंग की हालत को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हिंदुस्तानी फौजियों ने बार बार नाकाम बनाया है। बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तान हकीकी कंट्रोल लाइन पर तनाव को कम करने और सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन चीन इश्तियाल अंगेज सरगर्मियों में मुलविस है। बयान में जोर देकर कहा गया है कि हिंदुस्तानी फौज ने कभी भी LAC पर तजावुज़ात करने की कोशिश नहीं की और न ही फायरिंग समेत कोई इश्तियाल अंगेज कार्रवाई की। वजारत ने कहा कि चीनी फौजी माहदे के खिलाफ वर्जी करके उकसाने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने कहा कि 7 सितंबर के वाक़े में चीनी फौजियों ने LAC पर हमारी एक चौकी की जानिब बढ़ने की कोशिश की, जिस पर हिंदुस्तानी फौजियों ने उन्हें मुतनब्बा किया तो चीनी फौजियों ने उन्हें डराने के लिए कुछ राउंड फायर किए। अगरचे नाजुक सूरत हाल के बावजूद हिंदुस्तानी फौजियों ने एतदाल पसंदी और एक पुख्ता और जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। वजारत ने कहा कि फ़ौज सरहद पर अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाबंद अहद है, लेकिन कौमी इत्तेहाद और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। चीन गलत बयानात देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने हिंदुस्तानी फौजियों पर LAC पर फायरिंग और तजावुज़ात करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की पैदावार और उसकी आवाज़ को आलमी बताते हुए कहा कि आज तकरीबन हर बैनुल अक़वामी फ़ोरम में हिंदुस्तान की मजबूत मौजूदगी है। मोदी ने आज ये बात वर्चुअल तकरीब में जयपुर से निकलने वाले पत्रिका गेट नामी मैगज़ीन का ऑनलाइन इजरा के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की मसनूआत ग्लोबल हो रही हैं, हिंदुस्तान की आवाज़ भी आलमी सतह पर ज़्यादा तवज्जो से सुनी जा रही है। दुनिया अब हिंदुस्तान को ज़्यादा गौर से सुनती है। आज तकरीबन हर बैनुल अक़वामी फ़ोरम में हिंदुस्तान की मजबूत मौजूदगी है। ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तानी मीडिया को भी ग्लोबल होने की ज़रूरत है। यही वजह है कि जमहूरियत को तक़वियत मिली है। उन्होंने कहा कि आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, तब हमारा मीडिया इस करारदाद को एक बड़ी मुहिम की शक्ल दे रहा है। गुलाब कोठारी जी और पत्रिका समूह को संवाद उपनिषद
और अक्षर यात्रा इस पुस्तकों के लिए, इस रचना के लिए और देश की भावी पीढ़ी को अतीत के साथ संवाद करने के लिए, प्रेरित करने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये पुस्तकें साहित्य और संस्कृति दोनों के लिए अनुपम उपहार है। आज मुझे राजस्थान की संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाले पत्रिका गेट को भी समर्पित करने का अवसर मिला है। वैसे तो राजस्थान पत्रिका अखबार के रूप में हर दिन लोगों के घर के दरवाजे खोलता है और पढ़ने के बाद मन के दरवाजे खोलता है। लेकिन आज राजस्थान को एक तोहफे के रूप में गेट मिल रहा है। ये स्थानीय मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आलमी यौम ख्वानदगी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुकूमत सबको तालीम मिशन की तकमील की सिमत में लगातार इक़दाम कर रही है। अमित शाह ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बसीरत आमोज़ क़यादत में हमारी हुकूमत बच्चों को बाइख्तियार बनाने के साथ ही सबको तालीम के साथ ही अपने मिशन की नई एजुकेशन पॉलिसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मुकम्मल तालीम मिशन जैसी असलाहत और स्कीमों के ज़रिए से तकमील की जानिब मुस्तकिल तौर पर काम कर रही है। आलमी यौम ख्वानदगी 2020 का मौजू कोविड-19 के बहरान के दौरान ख्वानदगी, तालीम और मुतालियात है। अब बात करते हैं तेलंगाना असेंबली की। रियासत में असेंबली की कार्रवाई के दिनों में बतदरीज कमी हो रही है। पिछले 6 साल के दौरान असेंबली की कार्रवाई 153 दिनों तक ही चलाई गई। अगर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में असेंबली के सेशंस और मौजूदा असेंबली सेशंस की कार्रवाई के दिनों का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि पहले ही ऐवान की कार्रवाई ज़्यादा दिनों तक चलती थी। तश्कील तेलंगाना के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में प्रदेश में साल 2009-2014 के दौरान असेंबली की कार्रवाई 201 दिन तक चलाई गई, यानी कि असेंबली के काम के अयाम 201 दिन थे। आइए अब नज़र डालते हैं तश्कील तेलंगाना के बाद मुनक्किद हुए असेंबली इजलास की कार्रवाई की तफसीलात पर। तेलंगाना में साल 2014 से साल 2018 के दौरान ऐवान की कार्रवाई सिर्फ 126 दिन ही मुनक्किद हुई। साल 2014 में जून में 6 दिन, नवंबर में 19 दिन ऐवान की कार्रवाई चली। 2015 मार्च में असेंबली की कार्रवाई 14 दिन तक चलाई गई और सितंबर में 7 दिन के लिए इजलास मुनक्किद किया गया। मार्च 2016 में 17 दिन, अगस्त में 1 दिन और दिसंबर 2016 से जनवरी 2017 तक के दरमियान 18 दिन के लिए असेंबली सेशन तलब किया गया। मार्च में 13 दिन, 16 अप्रैल को मार्च 2017 में 13 दिन, 16 अप्रैल को 1 दिन, 30 अप्रैल को 1 दिन और अक्टूबर में 16 दिन ऐवान की कार्रवाई चली। साल 2018 में ऐवान की कार्रवाई 18 दिन तक चली। ये बात हुई तश्कील तेलंगाना के बाद के पहले असेंबली की मियाद की। अब देखते हैं कि असेंबली की दूसरी मियाद में क्या हुआ। असेंबली की दूसरी मियाद के दौरान पिछले 19 माह के दौरान अभी तक ऐवान की कार्रवाई सिर्फ 27 दिन चली। हम इसमें मौजूद सेशन का जिक्र शामिल नहीं कर रहे हैं जो फिलहाल मॉनसून सेशन चल रहा है। पिछले 6 साल के दौरान ऐवान की कार्रवाई 153 दिन चलाई गई। तेलंगाना असेंबली पहली मियाद की असेंबली में 126 दिन तक ही कार्रवाई
चला सकी, जबकि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में असेंबली की मियाद के दौरान कम से कम ऐवान की कार्रवाई 200 दिनों तक चलती थी। अपोजिशन जमातों के कायदीन का इल्ज़ाम है कि उन्हें अपनी बात रखने का मुनासिब मौका फराहम नहीं किया जाता। असेंबली इजलास के आगाज़ से कबल हमेशा से ही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ये कहते हैं कि हुकूमत कितने भी दिनों तक के लिए ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए तैयार है, लेकिन जब अमली इक़दाम की बात आती है तो फिर ऐवान की कार्रवाई के दिनों में तखफीफ की जाती है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के मानसून सेशन का आगाज़ 7 सितंबर से हो चुका है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस बात का फैसला किया गया कि जारिया सेशन 28 सितंबर तक जारी रहेगा। तातीलात वगैरह के दिनों को निकाल दिया जाए तो मानसून सेशन के अय्यामकार 17 होंगे। फैसला तो किया गया, लेकिन देखना यह है कि क्या ये सेशन देखना होगा कि सेशन कितने दिनों का होगा, क्योंकि असेंबली का पिछला इजलास कोरोना की वबा के पेश नज़र दरमियान में ही गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया था। अब ये चीफ मिनिस्टर के मूड पर मुनहसर है कि मानसून सेशन कितने दिनों का होगा। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।